हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे यूपी पीपीएससी का या यूपी पीसीएस का। ये मेंस का पेपर है, जीएस पेपर 4। तो ये पेपर है 2021 का और इस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम एनालिसिस करने वाले हैं कि जो जीएस पेपर 4 है ये पेपर किस प्रकार से आया था, और इसमें कुछ टिप्स भी दूंगा जिसके आधार पे आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो आगे डिस्कस करते हैं। देखो, पहले पेपर के बारे में देखते हैं कि इसका ये वो समय है, ये 3 घंटे का होता है, ठीक है। और अधिकतम अंक ये 200 मार्क्स का होता है, ठीक। और ये 2021 का है और ये वही पेपर है जो ओरिजिनल आया था, ठीक है। और इसके साथ आगे यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा है कि कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं और एक खंड आ है और एक खंड बा होता है, ठीक है। खंड बा होता है। और इसके साथ यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक जो प्रश्न है या भाग है उसके लिए जो अंक दिए गए हैं उसके सामने लिखे गए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को भी ध्यान रखें, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 250 शब्द में लिखना है तो आपको 250 शब्द में ही लिखना होगा। 250 का आपके मान के चलते हैं, ये 250 हो सकता है, 225 या 200 तक हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो 250 से 270 या 75 शब्द हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। और इसके साथ आगे देखते हैं खंड आ के बारे में। ये खंड आ है और इसका ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है, ठीक है। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप को क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो प्लीज़ हिंदी के साथ आप इंग्लिश का जो वर्जन है इसको भी पढ़ लें, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है कि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन एक शब्द होता है और उस शब्द को कई एक शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन वही शब्द का मीनिंग इंग्लिश में एक ही होता है। तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में भी पढ़ें, उसके बाद आपको आंसर को लिखना है। और इसके साथ एक और चीज़ बताता हूँ, और वो है कि जब भी आप क्वेश्चन को लिखें उससे पहले आप क्वेश्चन का फ्रेम बना लें कि क्वेश्चन को किस किस प्रकार से लिखना है और उसके क्या डायमेंशन होंगे, ठीक है। और ये सारा काम करने के लिए आपको जो कॉपी आती है उसके पीछे रफ पेज होता है, वहाँ पे आपको करना होता है, ठीक है। पेपर पे जनरली लोग कर देते हैं, लेकिन आप पेपर पे मत करना, कॉपी के पीछे आप करना, जैसे कि पेपर जो है वो बिल्कुल साफ और सुथरा रहे। तो इसी प्रकार से यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के मत के अनुसार वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं, ठीक है। सद्गुण की बात की जा रही है, वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो महात्मा गांधी ने बताए थे, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार के हेतु उत्तरदायी होते हैं और उनकी विवेचना कीजिए, ठीक है। इसमें आपको महात्मा गांधी के जो सद्गुण हैं उनके बारे में लिखना है और इसके साथ नैतिक व्यवहार के बारे में लिखना है। और फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ कहा गया है कि भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग है, ठीक है। और प्रशासन की अक्षमता है और राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने का कारण है। यहाँ पे कहा गया है कि जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, वह सरकारी राजकोष होता है, उसका एक तरह से दुरुपयोग किया जाता है भ्रष्टाचार के द्वारा। और इसके साथ जो प्रशासन है उसकी अक्षमता को भी दर्शाता है, और इसके साथ भ्रष्टाचार जो है वो राष्ट्रीय विकास में बाधा भी उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय बताइए। देखो, इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, पहले तो आप भ्रष्टाचार की डेफिनेशन देंगे, और अगर हो सके तो इस डेफिनेशन को देने से पहले भ्रष्टाचार के बारे में किसी महान व्यक्ति ने कहा है तो उसके कोट को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप चाहें तो जो पॉलिटी का है, पॉलिटी के अनुच्छेद से भी स्टार्ट करते हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात की गई है, पॉलिटी का जो सीआरपीसी की धारा है वहाँ पे भी, ठीक है। और इसके साथ आपको उपाय देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आपको जितना कहा गया उतना ही लिखना है, ठीक है। और इसके साथ आगे क्वेश्चन कहा गया है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का निरूपण कीजिए, ठीक है। पहला है नैतिक शासन है, दूसरा है लोक जीवन में सत्यनिष्ठा। तो यहाँ पे ए नंबर पे इंग्लिश में कहा गया एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। और इसके साथ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में लिखना है आपको कि एथिक्स इन गवर्नेंस क्या होता है, और इसमें आप एक एग्जांपल दे देना। और इसी प्रकार से इसमें
प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, इसको लिखना है और इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल दे देना है। तो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। और अगला ये क्वेश्चन है 5वां, और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है, ठीक है। केस स्टडी दी गई है, छोटी सी केस स्टडी है, और इसको देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दुग्ध व्यवसायियों के संगठन द्वारा एक शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था, ठीक है। कौन थे? जो दुग्ध व्यवसायी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हैं। पुलिस अधीक्षक होता है एसएसपी, जो वो है जो कांस्टेबल जो सिपाही होते हैं उनको निर्देशित करता है कि संगठन को किसी प्रकार की हिंसा न कर दें, ठीक है। कि जो संगठन है जो धरना दे रहा है उनको शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उनको हिंसा न करने दें, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है, ये पुलिस अधीक्षक के द्वारा कहा गया है कांस्टेबल को। और इसके बाद आगे कहा गया है कि वे पुनः वे कहते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पाठ पढ़ा दें। पाठ पढ़ाने का मतलब है यहाँ पर कि अगर ज़रूरत हो तो आप लाठीचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि वो अगर शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो लाठीचार्ज की ज़रूरत ही नहीं होगी। और इसके साथ आगे कहा गया है कि एक तैनात पुलिसकर्मी धरना देने वाले एक व्यक्ति से बहस करता है और उसकी पिटाई कर देता है, ठीक है। एक तैनात पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल है, और एक जो व्यक्ति होता है जो धरना कर रहा होता है ट्रेडर्स, ठीक है, उससे बहस करता है और उसकी पिटाई कर देता है, मतलब लाठीचार्ज कर देता है। फिर आगे यहाँ पे कहा गया है कि कारण पूछे जाने पर वह कहता है कि पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने के लिए कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कारण पूछा गया है आम पब्लिक के द्वारा कि आपने, हालांकि जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने, जो कांस्टेबल है उसने क्यों इसको लाठीचार्ज किया, क्यों इसकी पिटाई गई, ठीक है। तो उसने जवाब दिया कि पुलिस अधीक्षक यानी कि उसका जो सीनियर था उसने कहा था पाठ पढ़ाने के लिए, पाठ पढ़ाने से आशय है कि लाठीचार्ज कर देना है, ठीक है। फिर आगे कहा गया है, और आगे कहा गया है कि उपर्युक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक तथा पुलिसकर्मी दोनों सीनियर और कांस्टेबल के नैतिक आचरण पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है नैतिक आचरण की, ठीक है। और नैतिक आचरण को आगे यहाँ देखते हैं। तो इसको भी ना आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आपको अगर हो सके तो आपको जो आंसर है, ठीक है, इस आंसर को किसी कोर्ट के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार के समाधान की बात की गई है, ठीक है। सॉरी, जो पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार की बात की गई है ना, उसकी बात कर सकते हैं। और इसके साथ आप सीआरपीसी की जो धारा है उससे रिलेटेड, उससे कनेक्ट करके लिख सकते हैं। और इसके साथ जो पुलिस अधीक्षक है और पुलिसकर्मी के, तो इनके जो नैतिक आचरण की बात की गई है तो उनके नैतिक आचरण के बारे में आप यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से खंड आ का ही है ये अगला क्वेश्चन है, और ये 6th क्वेश्चन है। और 6th क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोवृत्ति एटीट्यूड को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एटीट्यूड को परिभाषित करना है, और इसके साथ मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संबंधों की विवेचना करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा गया है इंग्लिश में, डिफाइन एटीट्यूड इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ठीक है। और इसके साथ आगे बात की गई है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मनोवृत्ति की परिभाषा देनी है एवं मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताना है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री का क्या रही है, ठीक है। इन दोनों के बारे में जो नैतिक शास्त्री होते हैं इनके द्वारा क्या कहा गया है, तो इनका इतिहास यहाँ से वर्णित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आराम से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और आगे कहा गया है कि सहानुभूति को परिभाषित कीजिए और कमज़ोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका का विवेचना कीजिए, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया है यहाँ पे कि संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रभावशाली कार्यप्रणालियों में बहुत आवश्यक है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। और इंग्लिश में यहाँ कहा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो इसमें भी जो है संवेगात्मक बुद्धि है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। और इसके साथ आपको लिखना है इसकी कार्यप्रणालियों के बारे में। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कम शब्दों में और एक मोटे शब्दों में आपको वही लिखना है जो पूछा गया है, ठीक है।
इसके साथ आगे बात की गई है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। और इसमें कहा गया है कि लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता तथा करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है, और अपना इसके बारे में सुझाव दीजिए। ठीक है, जो लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्विस सर्वेंट होते हैं, उनके अंदर जो सहनशीलता होती है, करुणा होती है, इसको आप कैसे पोषित कर सकते हैं, मतलब कैसे बनाए रख सकते हैं, या लॉन्ग टाइम बनाए रखने की क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या आपकी वो सुझाव है। ठीक है, बनाए रखने के लिए, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसको जैसे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई गंभीर समस्या आ जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी और प्रकार की कोई रेप जैसी घटना हो जाए, तो जब लोक सेवक इन जगहों पे जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली नहीं होना है, आपको एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ शक्ति के साथ आपको वहाँ पेश आना है और सिचुएशन को संभालना है। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और इसके साथ आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभेद कीजिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठा एवं निष्ठा में आपको दोनों के बारे में अंतर लिखना है, और इसके साथ अभिवृत्ति की संरचना एवं प्रकारों में विभेद करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। देखो यूपीपीसीएस का जो पेपर है बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं आता है, हालांकि सिलेबस यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस का सिलेबस, यूपीपीसीएस का सिलेबस दोनों सेम है, लेकिन जो यूपीपीसीएस का पेपर आता है और यूपीएससी का पेपर आता है, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। यूपीपीसीएस में अक्सर पेपर जो आता है वो सिलेबस से सीधे उठा लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे लिखा है कि अभिवृत्ति, तो यहाँ भी पूछ लेगा कि अभिवृत्ति क्या है और इसकी विवेचना कीजिए। लेकिन यूपीएससी का जो पेपर है इसमें थोड़ा टेक्निकल पूछता है और सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, देखो ये तो खंड आ डिस्कस हो गया, एंड इसके बाद आगे हम डिस्कस कर लेते हैं खंड बा। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। तो खंड जो बा है, ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाज, इंडियन समाज में परंपरागत मूल्य क्या है। ठीक है, और इसके साथ आगे कहा गया है कि आधुनिक मूल्यों में इसकी क्या भिन्नता है और इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, और इसके बारे में आगे कहा गया कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी, एंड आगे कहा गया कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मॉडर्न वैल्यूज, और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और आगे कहा गया है कि निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियाँ क्या हैं। ठीक है, जो निजी क्षेत्र होता है इसकी नैतिक विकृतियाँ क्या हैं, और इसके बाद में आगे कहा गया है कि नैतिक जीवन के 3 विकल्पों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, व्हाट आर द एथिकल परजर्वेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और इसके बाद आगे कहा गया है कि डिस्क्राइब द 3 ऑप्शंस ऑफ एथिकल लाइफ। ठीक है, जो नैतिक जीवन होता है इसके बारे में 3 आपको विकल्प देना है। ठीक, और इसके साथ आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहा गया है कि वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या क्या कार्य संस्कृति होती है। यहाँ पे बात की गई है वर्क कल्चर की। ठीक है, में बदलाव की आवश्यकता है। देखो पहले तो यहाँ पे जो वर्क कल्चर है इसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, और इसके साथ आपको सुझाव देने हैं। ठीक है, और बेहतर किस प्रकार से किया जा सकता है, कुछ नियम और कानून को लागू करके। ठीक है, और इसके बाद जो वर्तमान प्रशासनिक संरचना इसके बारे में बात करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, और कहा गया है कि लोक प्रशासन पर संभावित न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। देखो नेक्स्ट यहाँ पे केस स्टडी है, और यहाँ पे केस स्टडी यहाँ पे कहा गया है कि राममूर्ति एक व्यक्ति है, राममूर्ति इनका नाम है, और एक सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, और आगे कहा गया कि अपने वृद्ध माता पिता के साथ इंदौर में रहते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते हैं। और इसके साथ आगे कहा गया कि एक दिन भ्रमण के दौरान 11 साल के एक अनाथ बालक से उनकी मुलाकात हो जाती है। भ्रमण करने गए हैं और एक 11 साल का एक बच्चा होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, उनसे उसकी मुलाकात होती है। और इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा गया कि वह दयनीय स्थिति में एक बेघर बालक था, मतलब एक ऐसा बच्चा था जिसके माँ बाप नहीं थे और एक उसका घर भी नहीं था। ठीक है, लावारिस था, और उसके पास खाने पीने पहनने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी। तो उस बच्चे से उनकी मुलाकात होती है, और आगे कहा गया कि जिसकी देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं था। ठीक है, यदि देखभाल करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था, तो राममूर्ति उस बालक को अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, उसकी दयनीय हालत देखकर राममूर्ति जो सरकारी कर्मचारी हैं अपने घर ले जाते हैं। और इसके बाद आगे कहा गया कि वे उसकी
आवश्यकता अनुसार दैनिक मजदूरी कर देंगे, ठीक है, और शिक्षा की भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वे अपने उस बच्चे को अपने घर ले आए और अपने घर पे लाके उसको मजदूरी भी देंगे और अपना घर का काम भी कराएंगे और इसके साथ आवश्यक शिक्षा व्यवस्था भी करेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अपना बालक मान ले, लेकिन हाँ बालक नहीं मानेंगे क्योंकि उससे अपना वो काम करा रहे हैं और इसके साथ उसको दैनिक मजदूरी दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मान सकते हैं थोड़ा सा बाल मजदूरी के रूप में, ठीक है। और आगे कहा गया है कि नैतिक दृष्टिकोण से राममूर्ति के आचरण का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर दोनों साइड में लिखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को घर पे लेके आ रहे हैं, काम करा रहे हैं, बच्चे की उम्र भी कम है, ठीक है, और इसके साथ खाने पीने की और व्यवस्था कर रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको दोनों साइड में लिखना है। तो काम करा रहे हैं इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं बाल मजदूरी है। और नैतिक दृष्टिकोण से राममूर्ति का जो आचरण है उसके बारे में आपको लिखना है। देखो ये सब आप बेहतरीन तरीके से तभी लिख पाएंगे जब आप बेस्ट तरीके से, बेटर तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग पहले से कर चुके हों, ठीक है, प्रैक्टिस इसकी कर चुके हों। अगर आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली है उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने चारों पेपर जीएस के 1, 2, 3 एंड 4 और इसके साथ ऑप्शनल इन सबको पढ़ लिया है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया आंसर राइटिंग की, तो विश्वास मानिए कि आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। भले ही आपने चारों पेपर का 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 80% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो मेरा मानना है कि आपका काफ़ी हो गया है। लेकिन इसको करने के बाद आपको जो है प्रैक्टिस बहुत करनी है आंसर राइटिंग के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये ब्लर है तो इस क्वेश्चन छोड़ देते हैं एंड आगे हम लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी है और केस स्टडी इसमें भी कहा गया है कि राजीव एक प्रवासी श्रमिक था और एक दिन जब वह साइकिल से रोड पर जा रहा था तो एक कार ने उसकी साइकिल को धक्का मार दिया। राजीव ने कार चालक को बाहर से खींचकर निकाला और उसे गालियां देने लगा, ठीक है। इसके बाद कार चालक ने एक छुरा निकाला था और छुरे से उस पर 3-4 वार किए, ठीक है। और इसके बाद आगे कहा है कि वह वहाँ से भाग गया, ठीक है। और इसके बाद आगे कहा गया है कि तमाशबीनों ने, जो लोग इधर उधर घेरा करा के देख रहे थे, उन्होंने राजीव को अस्पताल पहुंचाने में देर करने तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसके बाद आगे कहा गया है कि यदि राजीव के स्थान पर आप होते, ठीक है, भीड़ वाले स्थान पे अगर आप होते तो राजीव के स्थान पर आप होते, राजीव जो मजदूर है और राजीव मजदूर के स्थान पे आप होते, तो कार चालक की इस गैर जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति आप क्या करते, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि इस प्रकार की सड़क दुर्घटना तथा दुर्घटना पीड़ितों के प्रति जो लोग बहुधा उदासीन होते हैं और निष्क्रिय अभिवृत्ति के प्रदर्शन करते हैं, इसके कारणों की विवेचना कीजिए तथा इसके निवारण के लिए उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक साइकिल सवार मजदूर होता है, प्रवासी मजदूर, उसको किसी कार वाले ने टक्कर मारी, तो जो मजदूर होता है इसने कार वाले को गालियाँ दी और कार वाले ने बदले में उसके चाकू मार के उसकी हालत गंभीर कर दी और हालत ख़राब कर दी, ठीक है। और इसी दौरान जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस भीड़ ने बहुत ज़्यादा देरी कर दी, जिसके कारण रक्तस्राव हुआ और अस्पताल ले जाने में देरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, किसकी, राजीव की, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि राजीव की जगह जो मजदूर है इसकी जगह अगर आप होते तो आपका व्यवहार किस प्रकार होता उस कार चालक के प्रति। तो एक तो ये आपको लिखना है। इसके साथ जो आए दिन जो दुर्घटनाएं होती रहती है, ठीक है, और इन दुर्घटनाओं होने के कारण लोग अक्सर जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है उसकी सहायता नहीं करते। इसके कारण के पीछे, इन सब के कारणों के पीछे क्या कारण है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। देखो कई बार क्या होता है, ये प्रैक्टिकली है, कई बार क्या होता है कि कई बार ये दुर्घटना हुई है, यहाँ पर कोई व्यक्ति मरा पड़ा है या घायल अवस्था में, कोई एक राहगीर है, ये जानने वाला है और इसने देखा, ठीक है, और ये जो व्यक्ति है इसको हॉस्पिटल में लेके भर्ती करा दिया। तो कई बार क्या होता है, जो राहगीर जो इसको ले गया था वही बेचारा फंस जाता है कि इसी ने इसके साथ कुछ गलत किया होगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं देखी गई जिसके कारण जो राहगीर है वे इन सब को न करके, ठीक है, कुछ अच्छा न करके बस सीधा निकल जाता है, उसको कहता है छोड़ो हमें क्या मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं कई बार देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर आया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप
2022 में मेंस पेपर देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस पेपर को देख के ज़रूर जाना। इस पेपर से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ नंबरों की 100% हेल्प मिलेगी। और कोशिश करो इन सारे क्वेश्चन को लिखने की, ठीक है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो और क्वेश्चन न लिखने के बजाय आप इन्हीं आंसर को लिखो। विश्वास मानिए कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन तो ना मिलेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन से आपको जो मेंस का जो 2022 में पेपर होने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो ये PDF है, ठीक है, ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि टेलीग्राम में जाके सर्च बार में, एक मिनट, टेलीग्राम में जाके आपको सर्च बार में आपको सर्च करना है कि मेरा जो चैनल है इसी के नाम से सर्च करना है, टारगेट ओनली PCS, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे ना तो आपको चैनल मिल जाएगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और उस पर बहुत ज़्यादा जो सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जो 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके ही द्वारा उनका भला हो जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।